हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। Yes, sir. बढ़िया. यस सर। बताओ एग्जाम में क्या कैसा रहा और क्या किस क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत आ रही है? सर एग्जाम वाज गुड। क्या क्या? टिल्लू मुझे शादी के लड्डू कहाँ है? टिल्लू आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए, तुमको शादी नहीं भी होगी तो भी बहुत सारे लड्डू खिलाऊंगा, आ जाओ तुम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। क्या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी क्या आंसर में? गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, बहुत सारा क्वेश्चन तो मतलब ऑप्शन गलत दिया था बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था बताओ? हाँ सर, कंफ्यूजन ना. इसमें से शॉट लेते नहीं बनता ना एप्स में तो। हाँ, क्या? ऐप में है तो अभी खोलते नहीं बनेगा. अच्छा, तुम एक काम किया करो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यदि कभी ऐसा नहीं होता है। नहीं ले सकते सर ऐप से। उसमें स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, तो लिख लिया करो, लिख के रख लिया करो तुरंत, यस है ना? सर, इस संडे को भी टेस्ट होगा क्या? इस संडे को नहीं, अब इसके बाद वाले में होगा। जी सर, मतलब महीने में 2 बार। Mayer's biological classification concept of species mainly based on तो पूछा है तो सारे होंगे जितने भी कैरेक्टर्स तुमने पढ़े थे उस दिन, 5 जो पढ़े थे, है ना? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें भी पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो फिर उसका आंसर कर दोगे क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर आंसर दूसरा था। क्या था? टैक्सॉन। टैक्सॉन? सर क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत अजीब अजीब थे। अच्छा, सर रिप्रोडक्शन लिखा था उसमें और शायद स्पीशीज की भी क्लासिफिकेशन, ऐसा ऑप्शन था उस पे। यस सर, मैं रिप्रोडक्शन टिक करी थी बट वो रॉन्ग था। मैंने भी रिप्रोडक्शन टिक किया था सर, तो वो रॉन्ग आया। इसमें नॉट बेस्ड ऑन पूछता तब ना तुम रिप्रोडक्शन करते, मेनली बेस्ड ऑन पूछा था ना, तो मेनली बेस्ड ऑन में तो रिप्रोडक्शन वाले आंसर वो लीस्ट क्राइटेरिया पे रखो। मैंने बताया था ना कि यदि तुम बाकी ऑप्शन चेक करना, रिप्रोडक्शन उन्होंने यूज नहीं किया था, हमारी एनसीईआरटी में जबरदस्ती लिखा हुआ है। ऑप्शन में मिस्टेक था सर। ऑप्शन में मिस्टेक था, मैं देखूंगा एक बार क्या था क्वेश्चन, है ना? मैं देखूंगा, मुझे मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे पता नहीं पड़ रहा कौन सा क्वेश्चन था, बट मैं जो सोर्स से मैंने क्वेश्चन दिया था ना, वहां पे मैं देखूंगा, सर्च करूंगा, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ना तो मैं फिर कल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? सर एक ओके सर। ठीक है ना? और यदि ऐसा लगे ना जैसे कोई एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको ना लिख लिया करो, लिख के रख लो कहीं जल्दी जल्दी। टाइम नॉर्मल लगाना, कितना टाइम लगा पेपर बायो करने में? सर एक क्वेश्चन है। 90 मेरे को क्वेश्चन 45 मिनट 45 मिनट सर। 45 मिनट मेरे को लगा। 45 मिनट 45 मिनट में होने वाला पेपर था। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। जो भी बच्चा 45 मिनट में कर पाया, उस पेपर का लेवल इतना ही था कि तुम्हारा वो पेपर 40 से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए था बायो। यदि कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। Very एक दो क्वेश्चन था सर उसमें थोड़ा। तो बच्चा ऐसा है जिसके सारे क्वेश्चन सही हुए बायो में, 45 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा टाइम है, वो टाइम तुम्हें अगली बार से कोशिश करना है कि बायो में इतना ज्यादा टाइम ना लगे, है ना? प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बढ़ाओ टाइम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि किसी पौधे में 2 बार पुष्पन होता है तो उसको वयस्कता बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2 बार पुष्पन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वयस्कता बोलेंगे क्या? किशोरावस्था, वयस्कता? नहीं, देखो, यदि 2 बार फ्लावरिंग के बीच वाला पीरियड है, किसी जो भी फ्लावरिंग हो रहा है जिस पीरियड में, वो सारा रिप्रोडक्टिव या मैच्योरेशन पीरियड ही है। कुछ में वो मैच्योरेशन पीरियड एक ही बार आता है, कुछ में वो मैच्योरेशन पीरियड जो है वो टुकड़ों में होता है, लेकिन है तो वो परिपक्वावस्था का ही दोनों फेज, फ्लावरिंग और इंटर फ्लावरिंग, पुष्पन और अंतर पुष्पन अवस्था, दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव या मैच्योरेशन फेज के ही पार्ट होते हैं।
ठीक है ना, किशोरावस्था नहीं है, वो वयस्कावस्था है। ओके सर। ठीक है? सर पेरिफेरल मेसोसोम का कार्य क्या होगा सर? उस पे ईटीएस के एंजाइम्स होते हैं ना, तो शोषण में, वायवीय शोषण में हेल्प करता है एटीपी बनाने में। ईटीएस चलता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है ना वो चलता है उसके ऊपर। सर समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी का काम होता है ना, वही काम होता है उसका, है ना। यानी क्या काम होगा? श्वसन में सहायता करना, एटीपी का निर्माण करने में सहायता करना। ठीक है। भूस्तारी और भूस्तारी का क्या है? भूस्तारी होता है स्टोलोन और भूस्तारी का होता है ऑफसेट। और अंतःभूस्तारी सर? अंतःभूस्तारी होता है सकर। सर भूस्तारी का आएगा ना, वो पिष्टीय है वो। ऑफसेट होता है भूस्तारी का, एकोनिया वाला। हेलो सर, हाँ बच्चे, जो पिष्टीय है वो भूस्तारी का आएगा ना? भूस्तारी का, हाँ। यस सर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। पढ़ेंगे आगे? Yes, लास्ट sir. लेक्चर है ना, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पे पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था Cyanobacteria, yes, sir. और उस डायग्राम के ऊपर जितने फीचर्स वगैरह मैं बता सकता था वो मैंने बता दिए थे तुमको। और कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखो क्या सेल वॉल किसका बना होता है, देख लिया था हमने। ग्राम नेगेटिव टाइप का था, लाइपोपॉलीसेकेराइड है मेनली उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स वगैरह हैं। ठीक है। अब उसके अंदर, सेल के अंदर, अच्छा सेल का डीएनए कैसा होगा? साइनोबैक्टीरिया के सेल का डीएनए कैसा होगा? Naked and circular. हाँ, नेकेड होगा, सर्कुलर, rich. ठीक है। अब फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे साइनोबैक्टीरिया, जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे कि नहीं? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे कि नहीं? Yes, sir. प्रकाश संश्लेषी संरचना जो है वो क्या थी? प्रकाश संश्लेषी संरचना क्या है बताओ? बताओ। थाइलेकॉइड या फिर क्रोमेटोफोर भी बोल सकते हैं। थाइलेकॉइड या क्रोमेटोफोर आर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। क्या बात की थी हमने? बोला था कि झिल्ली के ऊपर बहुत सारे वर्णक लगे हुए, पिगमेंट्स लगे हुए, और उस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? थाइलेकॉइड बोल रहे हैं। और इसके ऊपर कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं बता सकते हो क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए। वेरी गुड, क्लोरोफिल ए। यानी जिस भी पादप के अंदर या जिस भी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है उसके अंदर क्लोरोफिल ए होता ही होता है। साइनोबैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सबके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, और क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा ही होगा। इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, सार्वत्रिक पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल ए कौन सा पिगमेंट है? यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए था क्या? हाँ, क्या बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए था क्या? बोलो। No, sir, नहीं था. ध्यान रखना, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं था। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रकाश संश्लेषी जीव में क्लोरोफिल ए होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सारे के सारे ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जो प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल ए जरूर से होगा। इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं, और रिपीट कीजिए ना प्लीज। जितने भी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, जितने भी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, उन सब में क्लोरोफिल ए अनिवार्य रूप से पाया जाता है। समझ गए? इसके अलावा इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन इंपॉर्टेंट होता है, वो भी उपस्थित होता है। अपने बुक्स वगैरह में नॉर्मली देखोगे बीटा कैरोटीन्स नहीं दिए होंगे, बट ध्यान रखना बीटा कैरोटीन्स भी पाया जाता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो साइनोबैक्टीरिया में होता है और रेड एल्गी में भी पाया जाता है, वो है फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स में भी बीटा कैरोटीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सीधे बीटा कैरोटीन लिख दिया।
और फाइकोबिलेंस। ये पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। फाइकोबिलेंस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से पता है क्या? सी फाइकोसाइन, सी फाइकोएरिथ्रिन and C yellow फाइकोसाइन। 3 फाइकोबिलेंस होते हैं, 3 टाइप के फाइकोबिलेंस होते हैं। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी यलो फाइकोसाइनिन। ये जो फाइकोसाइनिन है कलर कैसा होता है बता सकते हो? साइनिन जहां पे लिखा होता है कौन सा कलर का होता है? बोलो। फाइकोसाइनिन का कलर ब्लू, ब्लू, फाइकोएरिथ्रिन का कलर रेड, येलो फाइकोसाइनिन का कलर ब्राउन। कौन सा होता है बताओ? थोड़ा ग्रीनिश ब्लू टाइप का होता है। कौन सा होता है? ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, हरे नीले टाइप का होता है येलो फाइकोसाइनिन। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ये फाइकोबिलेन पिगमेंट के बारे में जरूर से ध्यान रखना कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, कुछ कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फाइकोबिलेंस होते हैं। और फाइकोबिलेन के 3 टाइप हैं, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी येलो फाइकोसाइनिन। सी का मतलब क्या है यहाँ पर? साइनोबैक्टीरिया की क्लास कौन सी है? साइनोबैक्टीरिया की क्लास का नाम बताओ। साइनोफाइसी। साइनोफाइसी से यहाँ पर सी का मतलब साइनोफाइसिन है। ठीक है, ऐसे ही रेड एल्गी के अंदर रोडोफाइसी में भी ये फाइकोबिलेंस होंगे, बट वहां पर नाम क्या हो जाएगा? आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर येलो फाइकोसाइनिन, जो कि तुम्हें रोडोफाइसी क्लास के अकॉर्डिंग नाम मिलेगा। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी होगी किसके बीच में? जो ब्राउन जो रेड एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया उनके बीच में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का दाता कौन है? बताओ कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व होगी? H2O। H2O, यस। तो H2O यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है समझो, H2O ब्रेक होगा जब तो 3 चीजें बनेंगी। क्या क्या 3 चीजें बनेंगी? 2 तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 प्रोटॉन बनेगा और हाफ O2 बनेगा। ठीक है, तुम खुद सोचो, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण किससे होता है? CO2 जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। कुछ इस टाइप का होता है क्या? जो प्रकाश संश्लेषण, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि CO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, CO2 अपचयित हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। अपचयन के लिए किसी कंपाउंड को अपचयित करना है तो क्या तुम्हें रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी क्या, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी क्या? ये कितनी होगी? होगी सर। भाई इस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन निकला है लेकिन हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? वो देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन ये आके यहाँ पर जुड़ गया, काम आ गया, तो क्या बन गया? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए वो देता है कौन? वाटर। और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये जो प्रोसेस होगा ऑक्सीजन, ये फोटोलाइसिस और वाटर वाला जो प्रोसेस है ये कहां पर होता है? ये कौन से फोटो सिस्टम पर? PS1 पर होता है कि PS2 पर होता है? H2O जो ब्रेक होगा वो कहां पर होता है? OEC कहां पर होता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। बोलो। 2। PS2। यानी इसके पास दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। और PS2 के ऊपर क्या होता है? वाटर का फोटोलाइसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, इसीलिए फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका, इसके अंदर फंक्शन चलता है, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन सर इसको PS1 और PS2 क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो यूनिट है जो थैलेमर पे वो काम करती है, फोटो सिस्टम 1, प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2। एक्चुअल में क्या होता है, ये ग्रुप है इन पिगमेंट्स के और कुछ प्रोटीन्स के जो कि मिलके वहां पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो PS1 और PS2 में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, क्या उनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होती है, वो तो मैं तुमको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ही आएगा। अभी तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि प्रकाश तंत्र 1 एंड प्रकाश तंत्र 2 जो है फोटो सिस्टम 1 एंड 2, वो क्या करते हैं, उनका काम होता है प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना है पिगमेंट की सहायता से, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिट करके कुछ प्रोसेस चलाते हैं जिसकी वजह से फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो काम आ जाते हैं किसके लिए, CO2 को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज में, ठीक है। तो फोटो सिस्टम इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, इन वर्णों का समूह होता है, दो तंत्र है 1 एंड 2 पे ये एक्टिविटी होती है वाटर को ब्रेक करना। इतनी बातें लिख ली ना सबने। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका एक, जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्लांट को, क्योंकि देखो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में है, और वो N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो हमारे डायरेक्ट काम या प्लांट पे डायरेक्ट काम नहीं आती। मान लो हमको हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड बनाना है, ठीक है, या प्रोटीन्स बनाने हैं या नाइट्रोजनस बेस बनाना है, तो क्या होगा, हम सांस के थ्रू जो नाइट्रोजन ले रहे हैं उस नाइट्रोजन से हमारा काम नहीं चलेगा। वैसे बिल्कुल प्लांट के अंदर भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन यदि वो डिफ्यूजन के थ्रू ले रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। उस नाइट्रोजन को कुछ ऐसे फॉर्म में लेना है ताकि बॉडी के अंदर वो अमीनो एसिड बनाने में काम आ सके। तो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट, कौन से फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, बताओ। नाइट्रेट की फॉर्म, यस, नाइट्रेट की फॉर्म में। तो या तो नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करे उसे, और नहीं तो फिर क्या, प्लांट के अंदर सिंपैथिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें वो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन occurs in specialized cells of cyanobacteria। या तो बच्चा बता सकता है इस स्पेशलाइज्ड सेल का क्या नाम है? हेटेरोसिस्ट। यस, नॉन एज हेटेरोसिस्ट। लास्ट लेक्चर में एक सेल का मैंने डायग्राम भी बनाया था जब वो फिलामेंट बनाया था उसमें, कि इस सेल को हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। अब ये हेटेरोसिस्ट की खास बात क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमोनिया में या अमोनियम आयन में, और इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। सर, हाँ सर हेटेरोसिस्ट को टेट्रोसिस्ट भी बोलते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट को नहीं, वो मिसप्रिंट है सर रॉन्ग दिया है हिंदी मीडियम की बुक में एनसीईआरटी में, ये वो मिसप्रिंट है। हेटेरोसिस्ट को टेट्रोसिस्ट नहीं बोलते, हेटेरोसिस्ट ही बोलते हैं, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, किस एंजाइम की हेल्प से, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये प्रक्रिया को यदि तेजी से चलाना है तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यानी इस हेटेरोसिस्ट का दुश्मन कौन है, ऑक्सीजन दुश्मन है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो इसका दुश्मन कौन है, इसका दुश्मन ऑक्सीजन है ना। सो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट सर ऊपर की लाइन को एक बार हिंदी बोलिएगा तो प्लीज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है उसकी काम करने को कौन संतुलित करता है, ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है उसे ऑक्सीजन संदमित करता है,
मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि इस प्रक्रिया का ये जो रिएक्शन निकल रही है इसका दुश्मन कौन है? कौन है इसका दुश्मन? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन दुश्मन है। यानी अब हम देख रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया तो प्रकाश संश्लेषी जीव है और प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर रहा है। यानी उसकी सेल में ऑक्सीजन यदि उत्पन्न होती जाएगी तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से होगा कि मुश्किल से होगा? एक साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करेगा? ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। तो उस स्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण डिफिकल्टी से होगा सर, मुश्किल से होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया? इसका एक इलाज निकाला। उसने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऐसा करता हूं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल बना लेता हूं और उस स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर कुछ ऐसे तरीके से काम करेगा कि वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति कम से कम हो जाए। इस सेल को तुम क्या बोल रहे हो? हेटेरोसिस। ऑक्सीजन की उपस्थिति को कम करना है, इसके लिए हेटेरोसिस में क्या होता है बताओ? तो हेटेरोसिस इज थिक वॉल्ड, उसकी भित्ति जो होती है मोटी हो जाती है ताकि ऑक्सीजन का डिफिजन कम हो जाए। थिक वॉल्ड होती है, येलो कलर, एंड ब्लैक पीएस। तो इस वजह से हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है, तो इसलिए हेटेरोसिस्ट में उसने क्या किया? भित्ति मोटी कर ली। हेटेरोसिस्ट जो होता है वो मोटी भित्ति युक्त पीले कलर का और pH2 रहित, ब्लैक का मतलब रहित, pH2 रहित कोशिका होती है ताकि इसमें देखो pH2 नहीं रहेगा तो क्या होगा? अभी मैंने बताया था वाटर का फोटोलाइसिस कहां पर हो रहा है? pH2 पर। ऑक्सीजन कहां पर उत्पन्न हो रही है? pH2 में। pH2 नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। और वो आराम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों को? यस सर हिंदी में बताओ सर, समझ नहीं आ रहा है। बताइए। हिंदी में ही ज्यादा बोल रहा हूँ, इंग्लिश में तो कम बोल रहा हूँ। वापस सुनो। हेटेरोसिस्ट मोटी भित्ति युक्त पीले कलर की कोशिका है जिसमें pH2 अनुपस्थित होती है। pH2 अनुपस्थित होने की वजह से, प्रकाश तंत्र 2 अनुपस्थित होने की वजह से जल का प्रकाश अपघटन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था वाटर का फोटोलाइसिस कहां पर होता है? pH2 पर। तो जल का प्रकाश अपघटन नहीं होगा और ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी। ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी तो आराम से नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बनाता रहेगा। समझ गए आप? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरूर से ध्यान रखना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर हेटेरोसिस रखने वाला जो साइनोबैक्टीरिया हो वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कुछ बिना हेटेरोसिस वाले भी कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उनके लिए क्या होगा? उनकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है कि वो ऑक्सीजन कम से कम रखें और कुछ कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं करें। अब देखो एक और भी बात कि साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं क्या वो हमेशा फ्री लिविंग ही होते हैं या सिम्बायोटिक ही होते हैं या दोनों टाइप हो सकते हैं? दोनों टाइप हो सकते हैं। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल देखो, किसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीए। बीजीए भी बोलते हैं क्या इसको? साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी बोलते हैं क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ एग्जांपल देखो। नीलहरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ओलोसीरा, टॉलिपोथेरेक्स, राइस फील्ड में। फ्रीली जो ओलोसीरा है और टॉलिपोथेरिक्स है, ये मुक्त जीवी, स्वतंत्र जीवी के रूप में चावल के खेतों में, धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। स्वतंत्र जीवी का मतलब किसी पादप के अंदर नहीं है, मुक्त रूप से उग रहे हैं और वहां पर क्या कर रही है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ओलोसीरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना। पूछ लेते हैं कि धान के खेत में मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन
कौन सा है, तो ध्यान रखना ऑलोसीरा है, ठीक है। ऐसे ही नॉस्टॉक जो है वो नॉस्टॉक, एनाडीना एक्सेट्रा सहजीवी रूप से, सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो कुछ मुक्त रूप से, कुछ स्वतंत्र जीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सिम्बायोटिक का नाम और एग्जांपल पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, याद है नॉस्टॉक किसमें होता Yes, sir. है, ठीक है। और फ्री में ओलोसिरा और टॉलिकोत्रेक्स, ये दो नाम भी जरूर से ध्यान रखना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? अब इसके बाद में इनके अंदर जनन, रिप्रोडक्शन। सर नोट नहीं किए। क्या बच्चे नोट नहीं किया, कर लो। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में जनन लैंगिक होगा कि अलैंगिक के दोनों? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। जैसे तुमने मोनिका के पढ़ा कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, ओनली एसेक्सुअल, सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया क्या इसके अंदर होगी क्या? पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर भले तुम बात ना करो या तुमने कहीं पे बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं देखा हो, बट ध्यान रखना कि पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वैसे ही होता है जैसे तुमने मोनेरा में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा देखो, यहाँ पर हो सकता है बाइनरी फिजन, क्या बोलते हो बाइनरी फिजन को? द्विविखंडन। किसमें होगा? यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया। एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया जो होंगे उनके अंदर बाइनरी फिजन या द्विविखंडन होगा, जैसा हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही। देन फ्रेगमेंटेशन, खंडन पढ़ाई क्या? यस सर। अच्छा, इसमें होता है तंतु में फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गी में। यस, तो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो होंगे, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा? उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके अलावा और देखो, बाय हेटेरोसिस्ट। अभी तक हमने हेटेरोसिस्ट का एक ही फंक्शन पढ़ा था, कौन सा? ये वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के साथ साथ कुछ अनुकूल परिस्थितियों में उग करके, जर्मिनेट होकर के नया साइनोबैक्टीरिया भी बना देता है, यानी इन स्पेशल कंडीशन it germinate in new cyanobacteria. Cyanobacterial filament। कुछ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है? हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी अलैंगिक जनन हो सकता है। इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल मेथड है जिसे हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट भी बोल देते हैं। बोथ मेथड इज बाय हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट क्या होता है समझना। जैसे मान लो ये साइनोबैक्टीरिया है फिलामेंटस टाइप का,
सपोज ये साइनोबैक्टीरिया है, इसके ऊपर म्यूसिलेज है। अब हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कुछ कोशिकाओं के अंदर म्यूसिलेज का एक्यूमुलेशन होता है, म्यूसिलेज का जमाव होने लग जाता है बाय कॉन्केव फॉर्म में। कैसे कि यहां पर सेल के अंदर कुछ इस तरीके से क्या हुआ, म्यूसिलेज फॉर्म। क्या होगा, धीरे धीरे इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो कम होने लग जाएगा, ये डेड होने लग जाएगा। किसका एक्यूमुलेशन हुआ है, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज को हिंदी में क्या बोलते हो, श्लेष्मा। श्लेष्मा झिल्ली। यस, श्लेष्मा होता है। तो श्लेष्मा का म्यूसिलेज का जमाव हो गया सेल के अंदर। सेल के अंदर म्यूसिलेज का जमाव कैसे हुआ, बाइकॉन्वेक्स फॉर्म में, बाइकॉन्केव फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। बीच में से क्या हो रहा है, एक तरीके से पिचक रहा है, बीच में से सेल जो है वो पिचक रही है, और फिर क्या हो जाती है, सेल डेड हो जाती है। सेल डेड हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं नेक्रीडिया। साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंट में कुछ सेल के अंदर म्यूसिलेज का जमाव हो जाता है और वो सेल मृत हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं नेक्रीडिया। और इस नेक्रीडिया के पास से क्या हो जाता है, ये फिलामेंट जो है वो टूट जाता है, फ्रेगमेंट जो है वो छूट जाते हैं, यानी ये कुछ इस तरीके से टूट जाता है। और इसके ऊपर म्यूसिलेज का एक्यूमुलेशन ऑलरेडी पहले था, अभी भी हो गया कुछ इस तरीके। ऐसी समझना, समझ रहे हो, टुकड़े होकर के कुछ ऐसे ऐसे संरचना जो है वो बन जाती है, और इस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, क्या नाम लिखा था, हॉर्मोगोनिया। यही संरचना जो है इसे बोलते हैं हॉर्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट। समझ गए क्या सब बच्चे, कि हार्मोगोनिया कैसे बनेगा, फिलामेंट के अंदर बीच बीच में कुछ कुछ कोशिकाओं में म्यूसिलेज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, म्यूसिलेज का एकत्रण हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बाइकॉन्केव फॉर्म में आ जाएगी सेल, और वहां से डेड हो जाएगी। उस मृत कोशिका को नेक्रीडिया बोल दोगे, और नेक्रीडिया से ये टूट जाता है, और ऐसे कुछ कुछ सेल के टुकड़े बन जाते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, म्यूसिलेज का एक्यूमुलेशन होता है, इसे हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। और ये एक हार्मोगोनिया से एक फिलामेंट डेवलप हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है, फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि म्यूसिलेज के जमाव होने से कुछ कुछ कोशिकाओं में हुआ है रैंडमली बीच में से, तो इसीलिए इस मेथड को अलग से नाम दे दिया क्या, हार्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट। ठीक है बच्चे, हाँ बच्चे, हिंदी में भी हार्मोगोनिया ही बोलते हैं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से एक बार बताइए ना। अच्छा, देखो हार्मोगोनिया मेथड क्या होता है, हार्मोगोनिया मेथड वो मेथड है जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सेल्स के बीच में कुछ कुछ सेल्स होते हैं, उसमें म्यूसिलेज का जमाव हो जाता है, म्यूसिलेज के एक्यूमुलेशन की वजह से वो सेल जो होती है वो डेड हो जाती है, इसको हम नेक्रीडिया बोलते हैं, वहां से टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जो म्यूसिलेज से कवर है, उन टुकड़ों को हार्मोगोनिया बोलते हैं। एक एक हार्मोगोनिया एक एक फिलामेंट बना दे, ठीक है ना। यस सर। आहुति शायद फोन नंबर वगैरह देना अलाउड नहीं, मुझे लग रहा है सर। फोन नंबर नहीं दे सकता हूँ बच्चे, लेकिन हाँ तुम चाहो तो सोशल मीडिया पे मुझे फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो या कुछ भी, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, सब सर का फोन नंबर है तुम्हारे पास, बस मेरा ही नहीं है। हाँ? हाँ? दे सकते हैं? ओके, चलो ठीक है, मैं मेरा नंबर नोट कर लूं। 8890 850 311। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो मुझे
ढूंढना चाहते हो तो DR राजीव मिश्रा एक साथ वो कहना, DR राजीव मिश्रा, तो इंस्टा पे मिल जाऊंगा। आईडी ही नहीं है इंस्टा पे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, नहीं होना चाहिए। बाकी तुम लोग यूट्यूब पे जरूर से फॉलो किया करो। यूट्यूब पे मेरे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह और थोड़ा सा पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस जो है वो आते हैं। देखा हूँ सर, आपका सर वीडियो मैंने देखा है। देख डाले हैं। आप तो देख डाले हो तो वहां पर तुम्हें मिल जाऊंगा मैं। जिन भी बच्चों ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चैनल का नाम है माय अकेडमी, ये चैनल है मेरा। मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें। तुम तो मेरे नाम से सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा तुम्हें। तुमको सिर्फ डॉक्टर राजीव मिश्रा RAJIV सर्च करना नेट पे, सब मिल जाएगा। 19 वीडियो डाला है, मैं देखा हूँ। और ढूंढने वाले को तो भगवान मिल जाते हैं। मैं तो, हम छोटी नाचीज हैं, हम तो क्या। चलो, तो ये हमारा साइनोबैक्टीरिया जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हो गए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, साइनोबैक्टीरिया का कलर किस तरीके से चेंज होता है सी डेप्थ के अकॉर्डिंग, और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, क्या होता है, ये जो फाइकोबिलेंस की बात की थी हमने, इन फाइकोबिलेंस में से कुछ फाइकोबिलेन जो है वो क्या होते हैं, वो बहुत ग्रेटर डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं, बहुत गहराई में मिलते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। ब्लू ग्रीन के बदले वो क्या हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। उस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, उस इफेक्ट को हम बोल देते हैं गैडोकॉग इफेक्ट। साइनोबैक्टीरिया changes color with the depth of sea. Depth of sea due to increase in phycoerythrin content in deep sea. Cyanobacteria. जो डीप सी में प्रेजेंट होंगे उनके अंदर क्या ज्यादा होगा, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन का कलर कैसा है, रेड कलर है। फाइकोएरिथ्रिन कैसे कलर का है, रेड कलर का। डीप सी में जो एल्गी मिलते हैं उनका कलर कैसा होता है, डीप सी में जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्यों रेड होता है, क्योंकि उनके पास फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा होते हैं। दिस फिनोमेना is known as बायोलुमिनेसेंस। गैडोकॉल इफेक्ट। गैडोकॉल इफेक्ट बोलते हैं बच्चे से। बायोलुमिनेसेंस तो अलग चीज है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट जनरेट करना, लाइट प्रोड्यूस करना। जुगनू जो है वो बायोलुमिनेसेंस शो करता है। सर जय प्रतिदीप्ति शायद। आपको कुछ डायटम्स की भी प्रॉपर्टी होती है, वो अलग चीज है। ये फिनोमेना जो है हम गैडोकॉल इफेक्ट बोलते हैं कि समुद्र की गहराई में जो होगा वो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। हिंदी में सुन लो एक बार ठीक से कि साइनोबैक्टीरिया का रंग समुद्र की गहराई के साथ समुद्र की गहराई के साथ बदलता है। अधिक गहरे समुद्र में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया फाइकोएरिथ्रिन के अधिक होने के कारण लाल रंग के होते हैं। इस प्रभाव को या इस घटना को गैडोकॉग इफेक्ट कहते हैं, गैडोकॉग प्रभाव कहते हैं। हाँ बच्चे, हिंदी में भी साइनोबैक्टीरिया का रंग समुद्र की गहराई के साथ में परिवर्तित होता है। अधिक गहराई में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया किस कलर के होंगे, लाल कलर के होंगे, और फाइकोएरिथ्रिन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। इस प्रभाव को गैडोकॉग इफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगा सर? हाँ, दोनों में सेम है। कल की क्लास में मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि किसान आंदोलन था, तो मुझे लग रहा है इस चक्कर में मेरी ट्रेन जो है वो डाइवर्ट कर दी थी और मुझे जाना था जापान, पहुंच गया चीन। वो वाली हालत हो गई मेरी।
जयपुर पहुंच गया, फिर जयपुर से मेरे को आना पड़ा, तो इसलिए। कहाँ गए थे सर? मैं गया था दिल्ली गया था, मेरी कजिन सिस्टर की मैरिज थी, वो 4 किलो मुझे मांगता रहा है लड्डू। ये सर दिए भी नहीं आप। लेके आए हो? मांगे बस हम लोग। हाँ, तुम लोग यहाँ पे रहते तो जरूर से खिलाता। ऐसा कर सकता हूँ, कल लेके आऊंगा, यहाँ पे रख के तुम्हारे सामने खुद खा लूंगा सामने रख के। ऐसा होता है ना, भगवान को प्रसाद ऐसे तो चढ़ाते हैं, भगवान के सामने प्रसाद रखते हैं, थोड़ा सा भगवान को दे नहीं सकते ना, खिला नहीं सकते, तो थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बाकी सारा खुद खा लिया। ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा कर लेंगे। हाँ, सपने में आएंगे सर खाने के लिए। हाँ, सपने में आ जाना, सपने में तो कितना भी खा लेना, सपने में खा लिए, गोदाम भर के रख दूंगा। चलो, तो ये हमारा साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। साइनोबैक्टीरिया में एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो सबको ध्यान रखना है, कौन है वो? स्पाइरुलिना is example of SCP। जानते हो SCP क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? SCP सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है? बता सकते हो? कोई सिंगल सेल प्रोटीन SCP प्रोटीन के सोर्स होते हैं। एक बार प्रोटीन इसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके अंदर क्या होता है कि मतलब यूनिसेलुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, नाम बस है सिंगल सेल प्रोटीन, बट इनकी सेल के अंदर प्रोटीन कंटेंट और अदर न्यूट्रिएंट भी, मिनरल, विटामिन वगैरह भी, ये सब भी काफी ज्यादा होते हैं, और इन्हें एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं। जो कई बार तुमने देखा होगा कि जो बॉडी बनाते हैं वो लोग पाउडर खाते हैं ना, प्रोटीन पाउडर, तो प्रोटीन पाउडर स्पाइरुलिना वगैरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में लेंगे। एक बार बीमार हो जाता है, उसके बाद भी डॉक्टर बोलता है कि दूध में पाउडर जो होता है वो प्रोटीन पाउडर मिला के पियो, वो भी क्या होता है? वो स्पाइरुलिना एक्सट्रैक्ट होता है। सर ये वाला लाइन में क्या लिखे हैं समझ नहीं आ रहा है। कौन सी लाइन? ये वाली? हाँ सर यही। ये जो गहराई के साथ साइनोबैक्टीरिया का कलर चेंज हो रहा है, उस प्रभाव को गैडुको प्रभाव बोलते हैं। समुद्र में गहराई के साथ उनका कलर चेंज होता है ना, उसको हम गैडुको प्रभाव बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा, मोनेरा का लास्ट जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे खास बात क्या? माइकोप्लाज्मा की? सेल वॉल नहीं होता, सेल के बिना भी जीवित रह स्मॉलेस्ट सकते। होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। हाँ, एनारोबिक। आइसोलेटेड एनारोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, वो सही बात है। देन प्लांट और एनिमल में डिसीज होता है। जिसने डिस्कवर किया था? Discovered by Knockard and Rox। इन्होंने डिस्कवर किया था। कहां से? इन कैटल, बोवाइन कैटल suffering from प्लूरोनिमोनिया। एक डिजीज है, उसका नाम है प्लूरोनिमोनिया। तो एक कैटल है, एक गाय है, जो किस रोग से ग्रसित था? प्लूरोनिमोनिया रोग से ग्रसित था। उन्होंने क्या किया? जैसे मनुष्य में टिपिकल निमोनिया होता है, उस टाइप का डिजीज है, एनिमल में प्लूरोनिमोनिया बोलते हैं। तो उन्होंने उसका जो एक्सपेक्टोरेंट था, यानी नेजल डिस्चार्ज वगैरह जो था, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटे आकार के जीव उपस्थित हैं, और
डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? और क्या क्या नाम है इनके? PPLO। PPLO। रोग का नाम था प्लूरोनिमोनिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? PPLO। फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नाम रख दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। इनका क्लास जो है वो मॉलिक्यूट है, इसलिए इन्हें MLO भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी क्या क्या नाम हो गया? माइकोप्लाज्मा, PPLO, MLO। इसे हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर इसको प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे, तो मोनेरा का मेंबर है। किसी ने बोल दिया, हम उसे बोल रहे। स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे वो बैक्टीरिया वगैरह को प्लांट में रखते थे, किंगडम प्लांट एनिमलिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे किसी ने इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया। हम वो बस ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन में पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है इसके। साइज क्या होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। एवरेज जो है चलो 0.3 माइक्रोमीटर बोल देते हैं। स्मॉलेस्ट वाला जो होगा उसका 0.1 माइक्रोमीटर साइज होगा, माइकोप्लाज्मा लेवल। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, नोकार्ड रॉस ने डिस्कवर किया था इसके अंदर, कैटल के अंदर। अदर नेम PPLO, MLO, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। साइज बहुत छोटा, 0.3 माइक्रोमीटर के अराउंड। MLA को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको? MLO को। MLO को हिंदी में भी ये बोलेंगे मॉलिक्यूटा समान जीव। मॉलिक्यूट जो है वो इनकी क्लास का नाम है, उससे इनका पहले इनको जीनस एस्टेरोकोकस में रखा गया था, बाद में उस जीनस का नाम एस्टेरोकोकस से चेंज करके माइकोप्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया गया था। नोवाक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको माइकोप्लाज्मा बोल दिया था, जीनस। Sir, MLO is known as Joker of the Plant Kingdom. हाँ, एक ही बात है, माइकोप्लाज्मा को ही हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जोकर बोलने का रीजन क्या है? इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, आकार बदलते रहते हैं, इसलिए इनको जोकर बोलते हैं। Okay, sir. कोशिका भित्ति अनुपस्थित, इसलिए इसे प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, बहुरूपी। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी। याद है प्लियोमॉर्फिक का एक बार पहले भी यूज किया था जब मैं बैक्टीरिया के शेप पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें बताया था ऐसा बैक्टीरिया जो डिफरेंट शेप में उपस्थित होता है उसे प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। राइजोबियम एग्जांपल था। इसे हम प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, देन इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर होती है। सर प्लियोमॉर्फिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुरूपी। बहुरूपी। देखो स्ट्रक्चर कैसे होती है। कोशिका भित्ति नहीं होगी, कोशिका झिल्ली है, तो फिर शेप जो है वो हो सकता है हमें अलग अलग मिल जाए। देन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा? DNA। बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड GC रिच। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि सारे के सारे माइकोप्लाज्मा के अंदर जो DNA हो वो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ में लीनियर DNA भी होता है। अब तुम अलग अलग बुक पढ़ोगे ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है DNA लीनियर होता है, कुछ बुक में लिखा होगा कि DNA सर्कुलर होता है। वास्तव में क्या होता है? दोनों ही टाइप के होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन क्या है? ज्यादातर में क्या होगा? तो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप जो है वो सर्कुलर वाला। जो ज्यादातर माइकोप्लाज्मा है उनके अंदर सर्कुलर DNA होता है। सर आर्कीबैक्टीरिया में भी यही होगा, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। DNA तो सिर्फ वायरस में तुम्हें सिंगल स्टैंडर्ड मिलेगा। DNA जो है सिर्फ वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड, अदरवाइज सब में डबल स्टैंडर्ड। ओके सर, थैंक यू। तो ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कोशिका झिल्ली, उसके अंदर है इसका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग वगैरह उपस्थित होंगे, वैसे ही जैसे तुमने बैक्टीरिया में पढ़े थे। यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कौन सा वाला होगा बताओ? 70S राइबोसोम होगा, 70S राइबोसोम होगा। ठीक है, स्टोर फूड पार्टिकल, इंक्लूजन बॉडीज, वो सब इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम एलिमेंट्री बॉडी बोलते हैं। यहाँ पर यहाँ बना दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर जो है ये है एलिमेंट्री बॉडी। क्या होता है एलिमेंट्री बॉडी? क्या किसी बच्चे को पता है एलिमेंट्री बॉडी क्या होता है? ये एलिमेंट्री बॉडी एक्चुअली में मैंने एक बड़े माइकोप्लाज्मा के अंदर छोटा माइकोप्लाज्मा का बच्चा बनाया है। जो एलिमेंट्री बॉडी दिख रहा है तुमको, एक ही नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये। तो एलिमेंट्री बॉडी एक्चुअल में क्या है? ये माइकोप्लाज्मा के अंदर इंटरनल बड जैसा है। माइकोप्लाज्मा का इंटरनल बड है, अंदर ही अंदर इसने अपने डीएनए की कॉपी बनाई, अपने ऊपर मेम्ब्रेन सीक्रेट की और इस तरीके से इसने स्ट्रक्चर बनाने से हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री बॉडी किसमें हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। कौन सा? सेक्सुअल के एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉमनली तो किससे कर देगा? बाइनरी फिजन। जब फेवरेबल कंडीशन है तो कॉमनली क्या करेगा? बाइनरी फिजन एंड एलिमेंट्री बॉडी। तो इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो जाता है। क्लियर है बातें सबको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन एंड एलिमेंट्री बॉडीज। एक्सक्यूज मी सर, तो एलिमेंट्री बॉडी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब वो छोटा साइज है माइकोप्लाज्म का? तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज इंटरनल बड दैट इज फाउंड इन माइकोप्लाज्म। इंटरनल बड, हाँ इंटरनल बड मुकुल। ओके सर, ओके। इंटरनल बड। देन इसके अलावा अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहां पर कल्चर मीडियम पे ग्रो करेगा? कैन ग्रो इन कल्चर medium containing कोलेस्ट्रॉल। इनको कोलेस्टेरॉल की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो कहां पर ग्रो करेंगे? उसी कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे जहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। तो कोलेस्ट्रॉल हैविंग कल्चर मीडियम यानी ऐसा संवर्धन माध्यम जिसमें कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, उसी में ये वृद्धि कर पाते हैं और उस संवर्धन माध्यम पे ये देते हैं gives fried egg appearance। उस संवर्धन माध्यम पे इनका फ्राई किए हुए अंडे के समान अपीयरेंस आता है, थोड़ा येलो व्हाइट टाइप का जो वो आएगा इनके पास अपीयरेंस, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या? फ्राइड एग अपीयरेंस। ठीक है। हेलो सर, मुझे इंटरनल बर्ड बोल रहे हैं तो इसमें जेम्यूल द्वारा नहीं हो सकता क्या रिप्रोडक्शन? जेम्यूल नहीं, इसको जेम्यूल बोलते नहीं। जैसे जेम्यूल है ना, है उसी टाइप की चीज, लेकिन जेम्यूल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं फिर? एलिमेंट्री बॉडी। यस सर इसको बताइए ना, ये 2 लाइन क्या लिखी है उसको? लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल हैविंग यानी क्या हिंदी में बोलोगे? ऐसा संवर्धन माध्यम जिसमें कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है उसमें ये वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा संवर्धन माध्यम जिसमें कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है उसमें ये वृद्धि कर सकते हैं। और क्या करते हैं? फ्राइड यानी
फ्राई किए हुए अंडे के समान मतलब अपीयरेंस देते हैं, संरचना बनाते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज में भी इंटरनल बड होता है ना, वैसे ही बन रहा है इसमें भी। जैसे स्पॉन्ज में अंदर ही अंदर वो क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे गोले बना लेते हैं जेम्यूल्स, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बना रहा है, बट इसका नाम क्या रखेंगे आप, एलिमेंट्री बॉडी। ठीक है, तो फ्राइडे का अपीयरेंस देगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑब्लिगेट एनारोब होता है या फैकल्टेटिव एनारोब होता है? फैकल्टेटेड एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब यानी विकल्पी अवायवीय। विकल्पी अवायवीय होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अवायवीय श्वसन करके जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए असंवेदी होते हैं, यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है ना वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों बताओ? यदि तुमने कभी पढ़ा होगा अपने जीवन में कि माइक्रोप्लाज्मा सेल वॉल एब्सेंट है करके। हाँ, वेरी गुड, सेल वॉल एब्सेंट होता है तो उससे क्या होगा, बोलो? पता नहीं सर, जो पेनिसिलिन होता है ना वो सेल वॉल पे ही मतलब काम करता है। पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि वो सेल वॉल बनने से रोकता है। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना कि पेनिसिलिन जो होता है वो जब सेल वॉल बनती है ना बैक्टीरिया की, तो उसको रोक देता है, सेल वॉल नहीं बनने देता। तो क्या होगा, बेचारा बैक्टीरिया अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, एक से दो कॉपी बनाएगा, सेल वॉल ही नहीं बनेगी उसकी। तो इसीलिए क्या होता है, उसका कॉपी होना या उसका नंबर बढ़ना रुक जाता है। अब इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन किसको इनहिबिट करेगा, कुछ बचा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, माइकोप्लाज्मा इनसेंसिटिव होते हैं किसके लिए, पेनिसिलिन के लिए। पेनिसिलिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो फिर अदर मेडिसिन देनी पड़ेगी जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। लाइक एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, लाइक क्लोरामफेनिकोल यूज कर सकते हैं। तो वो इतना नहीं, बस ये ध्यान रखना कि पेनिसिलिन इनके ऊपर काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि ये इनके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, और पेनिसिलिन जो है वो कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को बनने से रोकता है। समझ गए क्या सब बच्चे? यस सर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्चर मीडियम में क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, श्वसन किस प्रकार का होता है, और पेनिसिलिन से इनका कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में इनके अंदर पोषण कैसा होता है? सर एलिमेंट्री बॉडी एक बार और समझाइए ना। एलिमेंट्री बॉडी होती है कि इसने अपना डीएनए को डबल किया और उसके बाद एक झिल्ली सीक्रेट कर ली। उस गोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं हमने, एलिमेंट्री बॉडी। अभी एलिमेंट्री बॉडी रिलीज कर देगा और फिर वो नया माइटोप्लाज्मा बन जाएगा। यानी अलैंगिक जनन करने का एक तरीका हो गया, एक विधि हो गई एलिमेंट्री बॉडी या एलिमेंट्री कार्य। ठीक है, देन इसके बाद ये पोषण कैसा होता है इनके अंदर, ये सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं, मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। यानी ये कैसे वो कर सकते हैं, या तो मृतोपजीवी हो सकते हैं, डेड डिके मटेरियल पे ग्रो कर सकते हैं, या फिर परजीवी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। और परजीवी भी किस पे, पादपों पे कि जंतुओं पे कि इंसानों में? सर दोनों में। सभी में। क्या दोनों में मतलब हो सकते हैं, पादपों में भी, जंतुओं में भी, और इंसानों की बात करें अलग से तो इंसानों में भी लोग करते हैं। प्लाज्मा के कारण जो रोग हो रहा है वो
प्लांट्स में हो सकता है, एनिमल में हो सकता है, और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन हो सकता है। प्लांट के अंदर जो माइकोप्लाज्मा की वजह से रोग होते हैं उनके कुछ एग्जांपल, लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल एक रोग होता है। एक होता है एस्टर येलो डिजीज, एक रोग होता है जिसका नाम है विचेस ब्लूम। Little leaf of brinjal, aster yellow disease, witch's broom. Then bunchy top, bunchy top of papaya. एनिमल्स के अंदर अभी हमने डिजीज का नाम पढ़ा था, कौन सा? प्लूरो न्यूमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ गोनेड्स। जो गोनेड्स होते हैं, जननांग होते हैं, उनमें संक्रमण कर सकता है, ये इन्फेक्शन कर सकता है। मनुष्य के अंदर क्या होता है इसके द्वारा? एटिपिकल न्यूमोनिया। मनुष्य के अंदर एटिपिकल न्यूमोनिया, असामान्य न्यूमोनिया हो सकता है, या फिर स्टर्लिटी, बंधिता। ये भी करते हैं। क्या क्या करते हैं? पादपों के अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, एस्टर येलो डिजीज, विचेस ब्लूम, बंची टॉप ऑफ पपाया, ये रोग होते हैं। जंतुओं के अंदर प्लूरोनिमोनिया, इंसानों के अंदर एटिपिकल निमोनिया। थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम में ध्यान रखना। हमारे अंदर एटिपिकल निमोनिया होता है, इनके अंदर प्लूरोनिमोनिया होता है, और दोनों में जननांगों को इन्फेक्शन करेंगे, एनिमल में भी और प्लांट के ह्यूमन के अंदर भी। तो इन्फेक्शन ऑफ गोनेड में यदि सीवियर इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से बंध्यता भी आ जाती है, स्टर्लिटी भी आ जाती है। ठीक है सर, स्टर्लिटी क्या होता है? बंध्यता, जनन करने की क्षमता खत्म हो जाना, जनन करने की क्षमता खत्म हो जाना, उसे हम बंध्यता, स्टर्लिटी। इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? इनफर्टिलिटी, हाँ बोल सकते हो। वैसे दोनों का थोड़ा सा मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्टर्लिटी पर्टिकुलरली हम बोलते हैं जब किसी कारण से, किसी रीजन की वजह से वो स्टेराइल हो गया, और इनफर्टिलिटी जो है वो स्टर्म में भी हो सकता है, और या फिर जो पैदा हुआ तब से ही उसके जननांग नहीं बने, या तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इनफर्टिलिटी। नॉन फर्टाइल बना देते हैं। सही बात है रश्मि। थैंक यू सर। तो ये मोनेरा किंगडम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सर, एस्टर येलो डिजीज क्या होता है? एस्टर येलो डिजीज जो है मोस्टली हम देखते हैं कि जो सनफ्लावर वाली फैमिलीज हैं उनके अंदर होता है। और क्या होता है, येलो कलर के ना, मतलब छोटे छोटे से वो डॉट जैसे बन जाते हैं प्लांट के ऊपर, रेडिएट होते रहते हैं, वो ऐसा लगता है स्टार जैसा कुछ पैचेस बन गए हैं, इसलिए उसको एस्टर येलो डिजीज बोलते हैं। सर, और बंची टॉप ऑफ पपाया कैसे होता है? ये सारे डिजीज के बारे में बहुत डिटेल में तो जानने की जरूरत नहीं है, इधर मैंने भी नहीं बहुत डिटेल में पढ़ाई, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ती, नाम भी एकदम मुश्किल पूछते हैं। बट नाम से पता लग रहा है कि पपाया जो है उनके टॉप कैसे हो जाएंगे, उनका अपर पार्ट जो है ना उसमें ऐसे बंच जैसा बन जाएगा, गुच्छे जैसा बन जाएगा। वो जैसे नॉर्मल स्ट्रेट स्टेम के बदले में वहां पर क्या होगा, गुच्छे जैसा बन जाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ वगैरह रुक जाएगी, उस टाइप का हो जाएगा बंची टॉप। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। सर, एटिपिकल का सर नॉर्मल न्यूमोनिया से देखो सिम्टम्स में तो बहुत सिमिलरिटी होती है, लेकिन जब हम डायग्नोसिस करते हैं ना, मतलब टेस्ट वगैरह, तो उसके अंदर दोनों का कल्चर पे अलग अलग रिजल्ट आएगा। और क्या होता है, जैसे मान लो किसी को नॉर्मल निमोनिया हो रखा है,
तो उस न्यूमोनिया में तो डॉक्टर जो है वो पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन वगैरह काफी यूज करते हैं, लेकिन यदि डायग्नोसिस गलत हो गया तो क्या होगा, तो पेनिसिलिन वगैरह देंगे, पेशेंट को कुछ होगा ही नहीं, अभी तुमने पढ़ा। यस सर। सेंसिटिव है, तो एटिपिकल न्यूमोनिया को अलग से फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, तभी, क्योंकि मेडिसिन जो देंगे ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, तो एटिपिकल न्यूमोनिया पता पड़ना चाहिए डॉक्टर को, है ना। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर इन्फेक्शन ऑफ क्या लिखा है उसके बाद? गोनेट का मतलब होता है जनना। यस सर। सर इसी में सर मोनेरा में ही एक्टिनोमाइसिटी और रिकेट्सिया आएंगे ना सर? बिल्कुल सही बात है। देखो एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में इतना सा ध्यान रखना, नाम से लग रहा है फंजाई जैसा है ये। यस सर। यस सर। फंजाई क्लास जैसा क्यों लग रहा है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये यस सर। फंजाई के जैसे होते हैं, लंबे लंबे ऐसे ब्रांच लाइक, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए कहां पर रखा है? मोनेरा में रखा हुआ है। आई बात समझ में? केंद्रक नहीं है, केंद्रकाभ है, तो इसीलिए एक्टिनोमाइसिटीज की एक खास बात क्या पता पड़ गई तुमको कि ये तंतुमय प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, और इन्हें मोनेरा और फंजाई के बीच की योजक कड़ी भी बोल देते हैं। इसे मोनेरा और फंजाई के बीच की योजक कड़ी भी बोल देते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रैंकिया। एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर एक एग्जांपल है फ्रैंकिया, और ये फ्रैंकिया जो होता है ना, ये तुमको पता होगा कि कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोला में सर? नॉन लेग्यूम नहीं, एजोला में तो वो था ना बैक्टीरिया। नॉन लेग्यूम प्लांट के अंदर फ्रैंकिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये ध्यान रखना कि फ्रैंकिया जो है वो किसका मेंबर है? एक्टिनोमाइसिस का मेंबर है, जो सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, लेकिन लेग्यूम प्लांट्स में नहीं, ठीक है। देन इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो भी एक्टिनोमाइसिस के मेंबर है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जिनसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, यानी बैक्टीरिया जो बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, वो मोस्टली किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? वो एक्टिनोमाइसिस से बिलोंग करते हैं। देखो क्या होगा ना, तो यदि ऐसी चीजें पूछोगे ना, मेरे को बहुत सारी बातें मतलब याद आती जाएंगी, मेरे को लगेगा ये बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, लेकिन वो हमारे सिलेबस के बाहर है, या कुछ ऐसी चीज होगी ना जो इनमें काम की है, तो वो कहीं ना कहीं आगे आ जाएगी। फिर इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। फिर ऐसे ही यदि मैं रिकेट्सिया के बारे में बात कर लूं, तो रिकेट्सिया जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, यानी वायरस से मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है उसकी। सेल के अंदर ही जिंदा रहेगा रिकेट्सिया, सेल के बाहर जिंदा नहीं रहता। रिकेट्सिया वगैरह जो है उनसे टाइफस फीवर वगैरह जो है वो होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम फालतू में बहुत सारा पढ़ते रहेंगे, ये सब अपने पूछा नहीं जाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। पूछ लो आप जो भी पूछना है। सर ये फ्रैंकिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके नीचे क्या लिखे? इन नॉन लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट के अंदर तो क्या होता है? लेग्यूम प्लांट के अंदर तो तुमने पढ़ा हुआ है राइजोबियम के लिए, पढ़ा है क्या? यस सर। यस सर। तो लेग्यूम के अंदर ध्यान रखना फ्रैंकिया, और नॉन लेग्यूम के अंदर जो है वो ध्यान रखना, लेग्यूम के अंदर ध्यान रखना राइजोबियम, और नॉन लेग्यूम के एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर ये ड्यूटेरियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ये सारी चीजें हम फंगाई में डिटेल में पढ़ेंगे ना, और उनके एग्जांपल्स के साथ? बच्चे। ओके सर, थैंक यू। सर ब्रिंजल के लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बैगन, उसकी लीफ जो है वो छोटी छोटी हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। सर हाँ बोलो बच्चे। सर इन्फेक्शन ऑफ गोलैंड्स क्या है एनिमल वाले में? क्या
इन्फेक्शन ऑफ गोनाड्स एनिमल वाले में सेकंड नंबर। जननांगों में इन्फेक्शन, जननांगों में इन्फेक्शन होने का मतलब जन। नॉन लिक्विड एग्जांपल एजुरिना, अल्नास, मल्लिका, ये कुछ प्लांट के नाम चाहो तो ध्यान रख सकते हो। इन प्लांट्स का नॉन लेग्यूम, तुम पूछ रहे हो नॉन लेग्यूम प्लांट क्या होता है? मतलब नॉन लेग्यूम तो दाल वाले हो गए सारे, लेग्यूम तो दाल वाले हो गए, तो ये दूसरे फैमिली और नंबर है कैजुरीना, अल्नास, मायरिका, ये नॉन लेग्यूम है जिनके अंदर फ्रैंकिया होता है। सर सर आपने क्वेश्चन दिया था एग्जाम में कि 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकृत जीवों में प्रयुक्त की संख्या है, उसका मीनिंग क्या है सर? क्या दोबारा बोलो? 5 जगत में 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकृत जीवों में प्रयुक्त की संख्या है। उसका जो मतलब ऑप्शन था वो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और कवक था। क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। सर इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यस सर, छोड़ दिया मैंने। और राइट आंसर सर संजय दिया था क्या? आंसर कवक दिया था क्या? नहीं सर, मोनेरा दिया था। आया सर, मोनेरा दिया था करेक्ट आंसर। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। वो क्वेश्चन मुझे हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा सर, और कई में ना नहीं लिखना भी भूल गया था क्वेश्चन, जैसे वाटर हाइसिंथ वाले में तीनों ऑप्शन सही था, एक बस रॉन्ग था। अच्छा, और करेक्ट आंसर पूछ रहा था। यस सर, हाँ वही वाला नहीं अच्छा, मतलब बनाया। देखो हाँ। यदि कुछ क्वेश्चन में ऐसे मिस्टेक होता है ना, वो तो तुम्हें ऑप्शन पढ़ के तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो वो तुम्हें बता देगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो सर निकोटियाना क्या है? अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो तुम लिख लेना उसको, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन सही हो, तुमने गलत ध्यान रखा या क्या हुआ, वो भी हो सकता है। सर वो निकोटियाना क्या है? निकोटियाना जीनस है तंबाकू का, सोलेनेसी का मैंने। नहीं, वहाँ पे जाति क्या कहते थे, जाति और कवक दिया था। वंश है। निकोटियाना टोबैकम होता है, टोबैको तंबाकू। तो ऑप्शन में तो नहीं था सर। ऑप्शन में कवक आ रहा था राइट आंसर सर। हाँ, कवक आ रहा था। जीनस ना सर आंसर। वो कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन गलत उसमें दिया हुआ था। किसी और का ऑप्शन तो स्पीसीज था। ऐसा कुछ हो गया था क्या? नहीं सर, आंसर गलत दिया था उसमें। हाँ कवक बता रहा था। नहीं बच्चे, मुझे लग रहा है फिर ना एक क्वेश्चन का ऑप्शन किसी दूसरे में चला गया, ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि अगली बार से तुम ऐसा करना ना, देखो बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि ऐसे नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ से क्वेश्चन भेजते हैं ना, क्वेश्चन सेंड कर दिया, अब मान लो क्वेश्चन उस पे ऐप पे अपलोड करने में या उसमें कहीं आगे पीछे हो गया कुछ ऑप्शन का, तो वो ऐसे नहीं पता पड़ेगा, है ना। तो तुम तो अपने को तो क्या करना है, जैसे मान लो तुमने 90 क्वेश्चन किए, मान लो 2-3 क्वेश्चन तुम्हें इधर उधर मिले भी, तो तुम तो लिख लो बस उसको, और जो भी होगा ना वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था, क्या पूछना चाहता था, क्या ऑप्शन थे, वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है ना? तो सर ओके सर, ओके सर। सर जो एपिस इंडिका है वो किसका साइंटिफिक नेम है सर? बीज का ना? हाँ, बीज का एपिस इंडिका। हाँ तो सर ऑप्शन में था कि इनमें से कौन सा सही है करके था, और एपिस इंडिका भी था और मेंजिफेरा इंडिका भी था सर, तो दोनों में से तो दोनों राइट होगा ना सर? अंतर होगा दोनों की, लिखने में था कुछ उसमें डिफरेंस। नो सर, हिंदी मीडियम वाला तो ऐसे ही था, मतलब हिंदी में ही लिखा था। ओके, तो फिर अब इसमें तुम्हें अभी यहाँ पर ये नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों लैंग्वेज में नहीं था ना क्वेश्चन इसमें ऐप पे। यस सर। यस सर, वो उसमें बस प्रॉब्लम हो रहा है नेमिंग में। कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत तुमको वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तो क्या होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, नहीं तो फिर इंग्लिश वाला देख लोगे कि इंग्लिश में कैसे लिखा है, तो ये दिक्कत वहां पे नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अगले वाले टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो यदि तुम ऐसे टफ क्वेश्चंस या किसी क्वेश्चन में ऑप्शन इधर उधर हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो कितने ही मिलेंगे, 3-4 मिलेंगे, लेकिन बाकी जितने आते हुए क्वेश्चन है वो तुम सही करने की आदत डालोगे ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली 600 प्लस तो आ ही जाएगा।
क्योंकि पढ़ी हुई और आती हुई चीजें इतनी होंगी सफिशिएंट कि तुम आराम से 600 क्रॉस कर पाओ। यदि तुमने गलती कर रहे होगे, यदि आती हुई चीजें गलती कर रहे होगे तो फिर 600 क्रॉस करने में बहुत दिक्कत है। तो जो चीजें हमने पढ़ी हुई है, जो तुम्हें आती हैं, उन्हें तुम 100% सही करने की आदत डालो। यदि सर मैंने तो फिर तुम्हारा ना बेस्ट तुम कर पाओगे। और यदि आते हुए क्वेश्चन तो गलत कर रहे हो, और जो टफ क्वेश्चन है या जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहे, उनमें तुम एग्जाम में ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आते हुए क्वेश्चन जो नहीं आने थे वो तो नहीं आए, आते हुए भी 2-4 चलेगा उसके साथ, टेंशन है ना। तो इसलिए एकदम रिलैक्स फ्री माइंड से करो, ताकि आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से जो भी क्वेश्चन है वो एक भी गलत ना हो, ठीक है ना। चलो इसके बाद में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहो। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाबा थैंक बाय यू सर। सर। बच्चों लड्डू, मिठाई खिलाना। समोसे।